गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास के अंदर हम आपको इंग्लिश लिटरेचर की ओर लेके चलते हैं। ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी हमने करवाए और काफ़ी लोगों ने देखा भी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आज जो है अपने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अपने आज क्या पढ़ेंगे? लिटरेरी टर्म्स यानी किस तरह से, जैसे कोई भी पोइम है उसके अंदर किस तरह से लिटरेरी टर्म्स का यूज किया जाता है। अब अगर अपने देखते हैं कि लिटरेरी टर्म्स होता क्या है। जब लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो लिटरेरी टर्म्स किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी पोइट है, कोई भी ऑथर है, सबकी अलग अलग एक स्टाइल होती है, शैली होती है। कोई अपनी बात को किसी तरीके से कहता है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो गद्य, पद्य, और मतलब कोई शायरी बोलता है, कोई कविता बोलता है, ये सारे के सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं। उसी तरह के फॉर्मेट जो हैं वो आपके इंग्लिश के अंदर भी होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो? लिटरेरी टर्म्स। अब लिटरेरी टर्म्स है क्या? लिटरेरी टर्म्स एक कॉम्बिनेशन है टेक्निक, स्टाइल और फॉर्मेटिंग का, जिसके थ्रू ऑथर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज। एक ऐसा तरीका, ऐसी फॉर्मेटिंग, ऐसी स्टाइल, ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू ऑथर जो है वो अपनी बात को कहता है, प्रभावी बनाता है, एक्सप्रेसेस हिज व्यूज इन एन इफेक्टिव मैनर। एक प्रभावी ढंग से अगर कोई बात को कहने में सफल हो जाता है, उसकी जो तकनीक है, उसकी जो शैली है और उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो प्रारूप है, किस तरह से वो अपनी बात को प्रारूपित करता है, वो सारा का सारा आपका लिटरेरी टर्म्स कहलाता है। जब भी अपने लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारी लिटरेरी टर्म्स होती हैं। पहली लिटरेरी टर्म्स आपकी होती है एलिट्रेशंस का मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक पोइम लिखी है, उसको हम देखेंगे ढंग से कि एलिट्रेशन क्या होता है। यहां से आपके समझ में आ जाएगा। ही लाइक्स ए बोगी एकर, ए फ्लोर टू कूल फॉर कॉर्न, बट वेन ए बॉय एंड बेयर फूट आई मोर देन वंस एट नून। ये इसने अपनी बात को कहने के लिए एलिट्रेशन का यूज किया है। एलिट्रेशन क्या होगा? एलिट्रेशन ये होता है जब अल्टरनेट एक ही लाइन के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे यहाँ पे सी और सी रिपीट हुआ है तो ये एलिट्रेशन हो गया। इस लाइन में एलिट्रेशन नहीं है। इस लाइन में एलिट्रेशन देखिए, बी, बी और बी। इस तरह से जब आपका रिपीटेशन होता है, यानी फर्स्ट लेटर को बार बार सेम फर्स्ट लेटर वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपका कहीं भी कोई भी ऑथर अगर यूज कर रहा है और वो आपके पहला लेटर एंड यूज करता है, उसके बाद में एक वर्ड एक्ट यूज करता है, और उसके बाद में एक वर्ड आपके एम्बिशन यूज करता है। अगर किसी ऑथर ने इस तरह के 3 वर्ड यूज किए हैं एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर इस तरह के 3 वर्ड कोई ऑथर यूज कर लेता है, तो आप ये कह सकते हैं ये एलिट्रेशन है। बार बार इसको लिटरेट कर रहा है। ये किसको? फर्स्ट लेटर को, ए। इस तरह से जब भी कोई ऑथर लिखेगा तो ये आपका कहलाएगा एलिट्रेशन। सी, बी एंड बी। सो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एलिट्रेशन। इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है। तो इस तरह से किसी भी लाइन के अंदर आप ऐसा देखते हो कि पहला लेटर जो है बार बार उसका जो फर्स्ट लेटर है, एक लाइन के अंदर ऐसे वर्ड्स डाले जा रहे हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम रहता है। आप ये कह सकते हैं इस फ्रेज के अंदर, इस पोइम के अंदर एलिट्रेशन का भरपूर उपयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है एल्यूजन। नेक्स्ट वन आपका क्या है? एल्यूजन। सेकंड लिटरेरी टर्म, ये आपके फर्स्ट लिटरेरी टर्म। सेकंड लिटरेरी टर्म हम किसकी बात करेंगे? एल्यूजन की। एल्यूजन क्या है? एल्यूजन ये होता है, एल्यूजन उसको कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आउटसाइड द टेक्स्ट। आउटसाइड द टेक्स्ट यानी आपका जो टेक्स्ट है उसमें एक ऐसा शब्द डाल दिया जाता है कि उसका टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, पर वो एक वेल नोन सब्जेक्ट होता है पढ़ने वाले के लिए, यानी उसके नाम से वो समझ जाता है। वेल नोन सब्जेक्ट या फैमिलियर सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ने वाला उसके नाम से ही समझ जाता है। जैसे
द शेडी, ये जो रोमियो एंड जूलियट लिखा है उसके अंदर एक ऑरोराज बेड, ऑरोरा का जिक्र किया जाता है। और ऑरोरा को जो आदमी पढ़ते हैं उस लिटरेचर को, उस शैली को, वो ये जानते हैं कि ऑरोरा एक गॉड के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए ये इस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए जाते हैं। तो जैसे हिंदी के अंदर अपने कहते हैं ना कि चलते चलते, जैसे इसने कहा फ्रॉम ऑरोराज बेड, अपने हिंदी में बोल देते हैं गंगा की तरह पवित्र। वो सिस्टम क्या है कि जैसे उसे के अंदर गंगा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ले आया कहीं ना कहीं से उठा के कि उसको सब लोग जानते होंगे। इसी तरह से ये ऑरोरा है, जिस शैली में उसने लिखा है उनका गॉड है, वहां का हर बंदा ऑरोरा को जानता है। तो ऐसे एक आदमी को जब अपने टेक्स्ट के अंदर डाल देते हैं जिसका अपने टेक्स्ट से लेना देना नहीं होता, लेकिन हर रीडर उसके बारे में फेमिलियर होता है, वेल नोन होता है, उस टर्म को आप क्या कहेंगे? एल्यूजन कहा जाता है। तो यहां पे एल्यूजन किसके थ्रू किया गया है? आपका ऑरोरा के थ्रू। नेक्स्ट आपका है एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होगा? एनाक्रोनिज्म होती है इनएक्यूरेट डिटेल्स। क्या होती है? इनएक्यूरेट डिटेल्स डाल दी जाती है किसके बारे में? हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में इनएक्यूरेट डिटेल्स डाल दी जाती है। चाहे तो वो अपना लिरिक्स सेट करना चाहता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, डेलिबरेटली भी, और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ये चाहे तो आप इंटेंशनली कह लो कि वो जानबूझ के कर रहा था, राग नहीं जच रही थी, चाहे उसका अनइंटेंशनली कह लो कि उसकी चाहत ऐसी नहीं थी, उसकी चाहत नहीं थी, लेकिन ये हो गया लिखते लिखते, उसको खुद को भी पता नहीं चला कि तूने गड़बड़ कर दी। इसके बारे में बात करते हैं कि जब जूलियस सीजर लिखता है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, जब जूलियस सीजर लिखता है तो वो जूलियस सीजर के अंदर रेफर टू क्लॉक स्ट्राइकिंग 3, वो जूलियस सीजर में बात करता है कि घड़ी में 3 बज गए हैं। पर भाई साहब जूलियस सीजर के टाइम में घड़ी बनी नहीं थी, तो 3 बजे कहां से? लेकिन तो ऐसे को एनाक्रोनिज्म कहते हैं, यानी ऐतिहासिक तथ्यों को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को धत्ता बता करके और वो लोग जो है वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ बना दे, वो क्या कहलाता है? आपका एनाक्रोनिज्म कहलाता है। जिस एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या हो गया? इनएक्यूरेट डिटेल्स अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर पुट इन ए टेक्स्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। चाहे तो वो अपनी मर्जी से डाले या राग जचाने के लिए कई बार लिखते लिखते वो ऐसा लिख देता है कि उसके समझ में नहीं आती। जैसे वो एक लिख रहा था कि उस समय 3 बजे के आसपास टाइम होगा और उसने जिक्र कर दिया घड़ी में 3 बजे थे, और ये चीज वो आदमी भूल गया कि जूलियस सीजर के टाइम में क्लॉक तो बनी ही नहीं थी, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था क्लॉक का। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो एनाक्रोनिज्म का यूज उसने कर दिया, यानी कुछ गलत डिटेल डाल दी एक हिस्टोरिकल फैक्ट की, वो हो गया आपका एनाक्रोनिज्म। यानी अपने को ये देखना है कि जब भी अपने को ऐसा लगता है कि यार ये इतने पुराने टाइम की राइटिंग अपने पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसी कोई चीज का किसी ने डाली है और ये तो उस टाइम थी नहीं, तो वो आपका एनाक्रोनिज्म हो गया। नेक्स्ट आपकी जो टर्म है वो है एफोरिज्म। क्या है? एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स डाल दिए जाते हैं राइटिंग के अंदर, जैसे मोटिवेशन वगैरह की आप राइटिंग कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसे मतलब स्टेटमेंट डाल दो जो पॉपुलर होते हैं और हमेशा से चले आ रहे होते हैं, जो एक बहुत मतलब ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल आइडिया होता है, हर आदमी जिसके बारे में जानता है। इस तरह का एक आम खास आइडिया डाल दिया जाता है जो हर आदमी जानता है। जैसे आप पढ़ाते टाइम कह दो टिट फॉर टेट कह दो, या ऐसे कोई चीज कह दो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए, गॉड हेल्प्स देम दैट हेल्प देमसेल्व्स। ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, गॉड हेल्प्स देम दैट हेल्प देमसेल्व्स। या आप ये कह दो एम्प्टी माइंड, जब बात करते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज वर्कशॉप ऑफ डेविल, या एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ये इस तरह के जो आइडियाज, जो चालू बातें लिख दी जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? एफोरिज्म। एफोरिज्म उनको कहा जाता है जो हर कोई जानता है फिर भी लिख दी जाती है, दिखाने के लिए लिख देते हैं कि मेरे को भी ये बात पता है, तो वो क्या होगी? एफोरिज्म हो गई। अब जो नेक्स्ट है आपकी टर्म, वो क्या है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे? वो है एनाग्राम। क्या होगी? एनाग्राम। एनाग्राम के अंदर क्या लिखा जाएगा? एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? देखो, एनाग्राम के अंदर कोई एक स्पेलिंग होती है ना, कोई भी एक स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ के अगर दूसरी स्पेलिंग उन्हीं शब्दों से बना दी जाए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखा है वो ये है, एक फिक्शन राइटर है अश्विन संघी, उसका नाम क्या है? अश्विन संघी है, लेकिन उसको लिखते क्या है? उसका एक पेन नेम निकाल दिया है, उसका जो प्रसिद्ध नाम है, ठीक है,
वो ये रख दिया है शॉन हैगिंस। अब देख लो ये वर्ड्स है ना, ये सेम ही है पर इनको उल्ट पलट के और एक नया नाम बना दिया। ठीक है, जैसे चाहे अर्थ निकले या नहीं निकले, ठीक है, तो उस तरह से मतलब उन्हीं शब्दों को यूज करके आप एक डिफरेंट वर्ड बना देते हो उसी चीज के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, एनाग्राम कहते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है अश्विनी संगी के लिए ही हो। मान लो ये एक वर्ड लिख दिया आपने, ठीक है, समझ गए, ये तो आम सा वर्ड है, हर कोई यूज करता है। अब अपने को इसी के अंदर तोड़ फोड़ करके और कुछ बनाना है, तो क्या बनाओगे बताओ। जैसे रामलाल, रामलाल आपने बनाया, अब इसका आपने बनाना है तो क्या बनाओगे, कोई भी वर्ड बना सकते हो इसका या नहीं बनेगा, बोलो। इसका आप उल्टा कर दो, इसका लाल राम बना दो, ये आपका क्या हो गया, एनाग्राम हो गया। ये होता है एनाग्राम कि वो वर्ड वही है पर उसका ये अश्विन संगी को शॉन हैगिंस बनाया, थोड़ा ज्यादा उटपटांग किया, हमने थोड़ा कम कर दिया कि आपकी समझ में आ जाए, रामलाल को लाल राम बना दिया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वर्ड को आप ऊपर नीचे करते हो और वर्डिंग्स वही रहती है, स्पेलिंग चेंज कर देते हो, वो क्या हो गया, एनाग्राम हो गया। एनालॉजी, एनालॉजी क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है एनालॉजी। एनालॉजी के अंदर एक कंपैरिजन किया जाता है, क्या किया जाता है, कंपैरिजन, तुलना की जाती है। दो मतलब ऐसी चीजें जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है उनकी आप तुलना कर देते हो। जैसे आदमी की तुलना जो है आप गाड़ी से कर दो, ठीक है, या किसी जानवर की तुलना सूरज के साथ में कर दो, आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना उनका स्ट्रक्चर मिलता है ना और कुछ, फिर भी हम तुलना कर देते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें सेम रही होगी। तो ये क्या कहलाती है, कंपैरिजन टू सिमिलरिटी बिटवीन डिसिमिलर थिंग्स, कि डिसिमिलर थिंग्स के बीच में भी सिमिलरिटी दिखाने की जब कोशिश की जाए वो एनालॉजी है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए, विलियम पैले। विलियम पैले का एक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है विलियम पैले का, वो लिखता है कि भगवान है, इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया है उसने, विलियम पैले ने, कि भगवान तो है। उसमें वो क्या करता है, कंपेयर्ड यूनिवर्स टू ए वॉच, एक घड़ी के साथ पूरे ब्रह्मांड की तुलना कर देता है। वो कहता है घड़ी जैसे सिस्टमेटिकली चलती है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने तो उसको बनाया है, ये सेटिंग करके छोड़ी है कि वो पार्ट सही चलते रहें। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स भी एक घड़ी की तरह काम कर रहा है, इसके कई छोटे छोटे पार्ट है और सब आपस में बैलेंस्ड हैं। तो कोई तो कारीगर रहा होगा जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बैलेंस किया। ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देता है। तो देखो कहाँ ब्रह्मांड और कहाँ घड़ी, कहाँ यूनिवर्स कहाँ वॉच, और फिर भी दोनों का उसने क्या किया, कंपेरिजन कर दिया। ये आपकी हो गई एनालॉजी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है वो है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा की जब आप बात करते हो तो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट बिगिनिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस। कि आपका सीरीज ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या है, कोई भी स्टेंजा है, कोई भी पैराग्राफ है जिसके अंदर आपके बहुत सारे जो है सेंटेंसेस लिखे हुए हों, और जिसके अंदर आपके बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं उसको आप क्या कह दोगे, सीरीज ऑफ सेंटेंस। सीरीज यही तो होती है ना, किसी भी चीज की ले लो, चाहे नंबर सीरीज ले लो, कुछ भी ले लो, सीरीज वही होती है, एक के बाद एक जचाया हुआ होता है, चिड़ा हुआ होता है या अरेंज्ड होता है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये इसके अंदर जब पहला लेटर होता है ना, वो बार बार पहला लेटर या पहली लाइन किसी भी सेंटेंस की बार बार रिपीट होती है, हर पैराग्राफ वहीं से शुरू होता है। जैसे जो एक आई हैव ए ड्रीम स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग की, उसके अंदर जितने भी स्टेंजा है ना, हर स्टेंजा की पहली लाइन यही लिखता है, वो क्या लिखता है, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे। आप कोई भी ऐसी पोएम उठाते हो ना जिसकी पहली लाइन हर स्टेंजा की सेम है, उसके अंदर एनाफोरा होता है। यानी कोई भी पोएम है उसके अंदर आपके 5-5 लाइन की 20 स्टेंजा है मान लो, और 20 की फर्स्ट लाइन सेम है, फर्स्ट लाइन सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है। यही एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जाता है, और अलग अलग राइटर्स की ऐसी शैली होती है। शेक्सपियर ने बहुत बनाया है ये एंटागोनिस्ट बनाया, मतलब कैरेक्टर ऐसा
कि जो मेन हीरो है आपकी स्टोरी का उसके उल्टे काम करने के लिए एक कैरेक्टर पैदा कर देता है। वो हर जगह हीरो के टांग अड़ाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करने दूंगा। यानी एक विलेन अगर पैदा कर दिया जाए उसको आप क्या कहते हो, एंटागोनिस्ट कहा जाता है। वो जो आपकी लिटरेरी टर्म है एंटागोनिस्ट होती है, जो एक ऐसा कैरेक्टर बना देता है जो आपके मेन कैरेक्टर के उल्टा चलता है, बिल्कुल ऑपोजिट अगेंस्ट मेन कैरेक्टर चलता है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है शेक्सपियर की ओथेलो। ओथेलो के अंदर एक बनाया क्या है, द विलेनस लेगो बनाया है, और ये विलेनस लेगो जो है ओथेलो को गालियां देता रहता है, उसकी मैरिड लाइफ को हर टाइम छड़ाने की कोशिश करता रहता है। ये एक एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद में एंटी हीरो और एंटी हीरोइन, ऐसे कैरेक्टर, ठीक है, मेन कैरेक्टर ऐसा बना दिया जाए जिसके अंदर हीरोइक क्वालिटी होती नहीं है, एकदम फुदू सा कैरेक्टर होता है, उसके अंदर कोई खासियत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है, हीरो वाली उसमें कोई बात नहीं होती, फिर भी वो हीरो होता है। तो ये आपकी होगी एंटी हीरो और एंटी हीरोइन जो टर्म है वो बोली जाती है। ये नॉर्मल सी है, नाम से ही पता चल रहा है, पर फिर भी अपने ये वाली आती भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं नहीं मिलती, पर ये एंटागोनिस्ट एनाफोरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका तो इतना काफ़ी है कि लैक्स हीरोइक क्वालिटीज़, कि हीरोइन बना दे या हीरो भी बना दे और उसमें हीरो वाली क्वालिटी भी ना हो, वो क्या हो गई आपकी एंटी हीरो और एंटी हीरोइन हो गई। अब रहेगी आपकी एंटीथीसिस। क्या रहेगी, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस के अंदर क्या होता है, एक पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, यानी दो बिल्कुल अलग अलग विचार। जैसे एक आइडिया तो आपका ये चल रहा है कि एक आइडिया तो ये चल रहा है आपका, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको ये कहा जाए नशा गलत है, और वहीं बराबर एक ऐसी चीज चलती है कि नशा उपयोगी भी है। मतलब ये दो अलग अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दोनों विपरीत विचारों को बराबर लेकर के जब चलता है तब उसको क्या कहते हैं, एंटीथीसिस। कि जो एक थीसिस बता रहा है दूसरा उसी का खंडन वहीं पे कर दे रहा है, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे अपनी ही बात की वो बखियाँ उधेड़ देता है। ऐसे के अंदर क्या करता है, ये आपके जितने भी आज टर्म हो गए वो देख लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो सारे सीरीज वाइज सारे के सारे करवा दूंगा आपको, ए से कि जेड तक अल्फाबेट वाइज चलेंगे अपने, जितने भी हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपके कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 जो लिटरेरी टर्म्स हैं आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट होती है या कई बार ऐसी भी डाउट होती है कि यार ये गलत बता दिया लगता है, और उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई नाराजगी नहीं है। तो एलिट्रेशन क्या हो गया, जब पहला लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार फिर से बता देता हूं। एल्यूजन क्या हो गया, जब बाहर का जो मतलब टेक्स्ट के अंदर ऐसा आदमी है ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इसलिए रख दिया कि उससे कंपेरिजन कर दिया, उसको तो सारे जानते ही है, बाकी उसका कोई एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं होता, सिर्फ एक जगह नाम डाल देते हैं। एनेक्रोनिज्म क्या होता है कि उल्टी सीधी कुछ भी डिटेल, चाहे तो वो गलती से डल जाए, चाहे ऑथर जानबूझ के डाल दे, ठोक देता है उसके अंदर। एफोरिज्म क्या होता है, एफोरिज्म वो होता है एक ऐसी चलती फिरती बात को कहीं ना कहीं घुसा दिया जाता है, थोड़ा सा उसको जरूरत होती है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात लिखी जाए, वो एक ऐसे स्टेटमेंट को लिख देता है जिसको दुनिया जानती आई है। एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम होता है उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ के एक नई स्पेलिंग बना दी जाए। जैसे अश्विन संगी से शॉन हैगिन्स बना हुआ है, शब्द देख लेना सेम वो के वो ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, एक आधा मतलब अश्विन से संगी में चला गया होगा, ऐसा हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हुआ है। एनालॉजी, एनालॉजी वो होती है कि जो दो ऐसी चीजें जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है उनकी तुलना कर दी जाती है अपनी बात को सत्य दिखाने के लिए। विलियम पाले का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है और यूनिवर्स की तुलना घड़ी से कर देता है। एनाफोरा, एनाफोरा वो होता है कि जब एक पोएम के अंदर हर स्टेंजा की स्टार्टिंग लाइन बार बार सेम आ रही हो, उस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वो होता है एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया जाता है जो मेन कैरेक्टर के बिल्कुल उल्टा चलता है, ऊत ही ऊत काम करता है, वो मेन कैरेक्टर को कोई भी अच्छा काम करने में हर जगह टांग अड़ाता है। ओथेलो के अंदर विलेनस लेगो है, वो शानदार एग्जांपल है एंटागोनिस्ट का। एंटी हीरो एंटी हीरोइन, यानी हीरो और हीरोइन है, आप मेन कैरेक्टर हैं पर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है ऐसी कि आप हीरो या हीरोइन बन सके, ठीक है।
एंटीथीसिस, एंटीथीसिस का मतलब अपने थीसिस के एंटी एक चीज और रख देते हैं। यानी एक लाइन तो ये लेके चल रहे हैं कि कठोर परिश्रम करना चाहिए, और दूसरी लाइन वो बराबर ये लेके चल रहा है कि परिश्रम तो गधा भी बहुत करता है। तो इस तरह से मतलब अपनी बातों को जब आदमी एक तरफ तो सही दिखाता है, दूसरी तरफ बराबर एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चलाता है वो कि उसको झुठलाता भी रहता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? एंटीथीसिस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दबा दें बेल आइकन, जिससे आपके लिए मैं और ज़्यादा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्लासेस लेके आ सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।